हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ लिया था। श्वसन के दो टाइप्स थे, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था कि श्वसन क्या है, बाह्य श्वसन क्या होता है, आंतरिक श्वसन क्या होता है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि हम श्वास कैसे लेते हैं, श्वास लेने का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम श्वसन की क्रियाविधि जानें कि हम श्वसन किस प्रकार से लेते हैं। श्वसन के दौरान हम अंदर क्या लेते हैं, बाहर क्या छोड़ते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सामान्यतः हम अपने नथुनों नुआसाधार से वायु को अंदर लेते हैं। नुआसाधार का मतलब होता है जो हमारे जो नाकों के दोनों छिद्र होते हैं उनके द्वारा हम वायु को धीरे धीरे अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली में होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। समझ में आ गया कि जो हम वायु को लेते हैं, श्वास नली हमारे यहाँ पे श्वास नली पाई जाती है कंठ के पास, उसके द्वारा ही हम वायु को अंदर लेते हैं और वो वायु कहाँ चली जाती है, फेफड़ों तक। देखो स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम में देखेंगे कि डायग्राम किसका है, मानव श्वसन तंत्र का है। देखो कौन कौन से भाग होते हैं और कहाँ नासा गुहा होती है। तो देखो ये वाली क्या है, ये है नासा गुहा। इसी के द्वारा हम वायु को क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। एक होती है मुख गुहा, ठीक है, एक होती है नासा गुहा। तो नासा गुहा द्वारा ही हम वायु को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। फिर ये क्या करती है, श्वास नली द्वारा, ये क्या है, श्वास नली है, इसके द्वारा ये वायु कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों में। ये क्या है, मानव फेफड़े, ठीक है। ये इसमें ये फेफड़े और ये क्या है, फसलियाँ। समझ में आ गया। इसके अलावा ये डायफ्राम, तो ये किसका चित्र है, मानव श्वसन तंत्र का। तो समझ में आ गया कि मानव में किस प्रकार से नासा गुहा द्वारा, श्वास नली द्वारा वायु जो फेफड़ों तक जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। जो फेफड़े होते हैं वो वक्ष गुहा होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। वक्ष गुहा पास में पसलियों से घिरी रहती है, जो पसलियाँ होती है जो वहाँ पे पाई जाती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा था कि डायफ्राम क्या है, तो एक पेशीय परत होती है जो मध्यपट भी कहलाती है। वक्ष गुहा को आदान प्रदान करती है, जिसे हमने डायग्राम 10.4 में देखा है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरों की गति क्या होती है, सम्मिलित होती है, ठीक है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। जब भी हम अंतःश्वसन करते हैं तो हमारी जो पसलियाँ है वो कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है, गति करती है। और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। पसलियाँ तो कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ गति करती है और डायफ्राम अंदर की तरफ गति करता है, जिसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये अंदर की तरफ गति कर रहा है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। जो हमारी वक्ष गुहा होती है उसके आयतन को ये बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु में से भरे जाते हैं। उस श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती है। जबकि हमने बात की थी अंतःश्वसन में, तो उसमें फसलियाँ क्या थी, अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, इसमें नीचे और अंदर की तरफ होती है। जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसमें वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। देखो हम देखते हैं हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, धूम्र, धूल प्रांगण आदि उपस्थित होते हैं। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी जो वायु है उसमें अवांछित कण जैसे धूल वगैरह, जिससे हमें ये छींक वगैरह इसी धूल कण से आती है। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारे नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। आपको पता होगा हमारी नासा गुहा में रोम पाए जाते हैं जिनको हम बाल बोलते हैं। ये क्या काम आते हैं, ये हमारे से जो हम वायु को अंदर लेते हैं तो उसके साथ आने वाली जो अवांछित कण हैं उनको रोकने का कार्य यही रोम करते हैं। समझ में आ गया। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा
के पार चले जाते हैं तो ये गुहा कोमल उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ निगल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधान, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जो वायु के साथ जो अवांछित कण हैं वो हमारे शरीर में नहीं जा सके। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। देखो, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें। जब हम छींकें या फिर खांसी वगैरह करें तो क्या करें, अपनी नाक को ढक के रखें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंत शोषण के समय ग्रहण नहीं कर लिया जाए। कि हम जब भी छींकते हैं तो हमारे मुंह से जो भी कण निकलते हैं वो अंत शोषण के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति में नहीं पहुंच पाए। समझ में आ गया? इसी कारण हमें कुछ ऐसी सावधानियां हैं ताकि हम अपने साथ साथ बाकी व्यक्तियों को भी स्वस्थ रख सकें। देखो, हम डायग्राम में देखेंगे कि मानव की श्वसन क्रियाविधि किस प्रकार होती है। अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन क्या होता है। अंतःश्वसन के दौरान किसके डायफ्राम जो नीचे की ओर होते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें अंतःश्वसन की, तो अंतःश्वसन क्या होता है। इसमें क्या होती है, जब वायु अंदर जाती है तो पसलियाँ क्या होती है, बाहर की ओर गति करती है। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, इसने वायु को क्या लिया है अंदर, तो जो पसलियाँ है वो किसकी तरफ गति करेगी, बाहर की तरफ। तो अंतःश्वसन के दौरान जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ है वो बाहर की ओर गति करती है, जबकि जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है। ये किसकी बात है, अंतःश्वसन की। हम बात करें किसकी, उच्च श्वसन की, तो उच्च श्वसन क्या होता है, जब वायु बाहर की ओर धकेल दी जाए। उस श्वसन के दौरान हम वायु को क्या करते हैं, बाहर की ओर धकेलते हैं, तो क्या होता है, पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर वायु हम अंदर ले तो पसलियाँ बाहर निकलेगी और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। जबकि उस श्वसन में हम वायु को ही धकेल दें तो क्या होता है, पसलियाँ अंदर की ओर गति करती है और डायफ्राम पूरी स्थिति में आ जाता है, अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है। यही क्या है, मानव की श्वसन की क्रियाविधि। इन्हीं श्वसन क्रियाविधि द्वारा मानव क्या करते हैं, श्वसन करता है। देखो, अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम इन गतियों को हम खुद भी महसूस करते हैं कि हम कब श्वास ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कब हमारा डायफ्राम ऊपर की ओर हो रहा है, कब पसलियाँ अंदर की ओर जा रही है। इन चीज़ों को हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी हथेली को उधर पर रखिए और उधर की गति को अनुभव कीजिए कि हम एक गहरी सांस लेते हैं, ठीक है, और इसी के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और अब क्या पता करते हैं, हम ये जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं। क्या होता है, आमाप होता है, उसमें परिवर्तन होता है। बच्चे सीने फुलाने की स्पर्धा में व्यक्त हो जाते हैं। प्रत्येक ये दावा कर रहे हैं कि सीने की सबसे अधिक फूला हुआ भाग है। इसके अलावा देखो, ये कुछ पॉइंट है, जैसे धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है। धूम्रपान कैंसर से अधिक संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। अधिकतर हमें जो ये नशे वगैरह होते हैं, धूम्रपान वगैरह, ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अनेक कैंसर जैसी बीमारियां पनपती हैं। देखो, क्यों ना आप इस क्रियाकलाप को अपने सहपाठियों के साथ भी हम इसी क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 4 की बात करें। एक गहरी सांस लीजिए और किसी मापन फीते से वक्ष का अपमाप कीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर कक्ष का माप भी लीजिए। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतर विस्तार दिखाया है। और इसी श्वसन द्वारा हम क्रियाविधि को सरलतम प्रतिरूप द्वारा भी समझ सकते हैं। तो बस बेसिकली क्या होता है, श्वसन क्या होता है, तो श्वसन क्या होता है, O2 को हम क्या करते हैं, नासा गुहा द्वारा श्वास नली द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। श्वसन की क्रियाविधि 2 प्रकार की होती है, उस श्वसन और श्वसन और बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में डायफ्राम, जो उस श्वसन होता है उसमें डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है और O2 को जो वायु होती है उसको हम बाहर की ओर धकेल देते हैं। समझ में आ गया।
अब हम क्रियाकलाप 5 की बात करते हैं। अलग अलग एक्टिविटी द्वारा हम अपनी श्वसन की क्रियाविधि को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। हम क्या करते हैं, देखो अलग अलग क्रियाविधि द्वारा श्वसन की क्रियाविधि को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लेते हैं, इसमें के पेंदे को काटकर अलग करते हैं। वाई के आकार की कांच की प्लास्टिक की एक नली लेते हैं। पहले हमने क्या ली, प्लास्टिक की बोतल ली, ठीक है, उसके चूड़े मुंह वाली बोतल लेते हैं और उससे पेंदे को काटकर अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या ली, एक वाई आकार की कांच प्लास्टिक की एक नली ली। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साकी सिरे पे 2 गुब्बारे लगा देते हैं। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए, उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि ये वायुरुद्ध हो जाए। जैसे हम देखो डायग्राम 7.10 में देखते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एक बोतल लिया है, एक बोतल ली है, उसके चौड़े वाले जो चौड़े मुंह वाली उसके पेंदे को अलग कर लिया है, ठीक है। फिर एक नली ली है, उसमें 2 बैलून लगाए हैं और प्लास्टिक की बोतल को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने हाथों से पुश करते हैं, दबाते हैं। तो ये क्या करते हैं, श्वसन द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंक को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है, या आप श्वसन क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि जो रबड़ की परत है, ठीक है, गुब्बारे हमने जो श्वसन भाग होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, वो उसको प्रदर्शित करते हैं कि ये O2 अंदर ले रहे हैं तो इस दौरान क्या हो रहा है, O2 को बाहर धकेल रहे तो इस दौरान क्या हो रहा है। इसके अलावा जो रबड़ की जो नली है वो श्वसन नली को प्रदर्शित कर रही है। समझ में आ गया। इस प्रकार हम अनेक क्रियाविधि द्वारा जो श्वसन की क्रियाविधि है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में उस श्वसन हम बाहर कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।